तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज। तो आज जैसा आप जानते हैं इस सीरीज में हम कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं आपको पूरे मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट। ठीक है, और ये आपके लिए यूज़फुल होगा हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आरआरबी मेंस है, चाहे आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ है, चाहे एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ है। तो शुरू करते हैं गाइज अपना लेक्चर, लेकिन उससे आगे चल बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर गाइज आप अपनी स्पीड पे इस कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमने एक महाबैंक एक सीरीज एक कोर्स लॉन्च किया है हमारे, और आप उससे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो मैं आपको बता भी देता हूँ आप कैसे करना है। आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे जाके बस आपने सर्च करना है edutap.in। आप edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। इसमें आपको कोर्सेज में जब आप जाओगे तो नीचे जाओगे, आप बैंकिंग के कोर्सेज में आप जब क्लिक करोगे तो यू विल सी द बैंकिंग एग्जाम महापैक एग्जाम। अब इसमें आपको एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों, मतलब 6 एग्जाम आप इसमें टारगेट कर सकते हो। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ। इसमें जो आईबीपीएस और एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट आता है वो भी सारा कवर्ड है, जिसमें आपको एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ये सब भी सिखाया गया है। तो दैट इज मतलब दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बैंकिंग एग्जाम्स। अगर आप सोच रहे हो कि सर मुझे सभी बैंक एग्जाम्स को टारगेट करना है इस साल और मैं कोई एक जगह से मैं क्या है सारे एग्जाम को टारगेट कर सकता हूँ, तो दिस इज दैट सोर्स फॉर यू। ठीक है, अब इसमें आपको हर चीज़ मिलने वाली है, कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर ली हैं हमने आपके लिए। आप डे वन से उसको अपनी स्पीड से देखना शुरू कर सकते हो। इसमें फिर आपको हर चैप्टर के लिए टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट रेजोल्यूशन मिलेगा और गाइडेड मेंटरशिप मिलेगा आपको। तो ये है जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं और इस पर हमें फ्लैट 60% ऑफ कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल बैंक 60। सो कम जॉइन अस एंड गेट बेनिफिटेड इन योर जर्नी। तो गाइस आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस आज के बाद आपको ग्रामर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। अब पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था हम 3 कंपोनेंट कवर करेंगे इस सीरीज में, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन और वोकेबुलरी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे ग्रामर के साथ, बिकॉज ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो गाइस अब सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि मतलब एक सेंटेंस में जो वर्ड यूज होते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ गाइस। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो उसमें हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स को यूज करते हैं टू क्रिएट अ सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच व्हेन पुट टुगेदर कन्वे अ लॉजिकल इंफॉर्मेशन टू द रीडर और टू द लिसनर, के पढ़ने या सुनने वाले को जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं एक सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि रोहित इज वर्किंग या रोहित इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। ठीक है, रोहित इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। अब हम पता क्या करते हैं guys? हम सिर्फ इसकी हिंदी करना जानते हैं आज तक, कि रोहित अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हमने हिंदी कर ली बस इसकी। लेकिन क्या हम इसकी टेक्निकलिटी पे गए? टेक्निकलिटी से मेरा क्या मतलब है, जब क्या आपने ये देखा कि रोहित क्या है इसमें, इज क्या है, प्रिपेयरिंग क्या है, फॉर क्या है, हिज क्या है, एग्जाम क्या है? जब तक आप इंडिविजुअल वर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप ग्रामर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे कभी। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि मैं ऑर्गेनिकली लैंग्वेज को समझता हूँ, मतलब इसकी मुझे अंदरूनी समझ है, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक तो होता है सुपरफिशियल, के वही पढ़ के हिंदी कर लेना मुझे आता है सर, या मैं बोल लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, अब ये नहीं पता वो ठीक बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। अब देखो नॉर्मल कम्युनिकेशन में इंग्लिश बोलना इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर ग्रामेटिकल सिंटेक्स फॉलो किया जाता है, और उसी के लिए आपको ग्रामर की समझ होना बहुत ज़रूरी है। और इन एग्जाम्स पे आपको उसी चीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है, आपकी ग्रामर टेस्ट होती है। ठीक है, आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसको 4 पार्ट में ब्रेक किया होगा और वो पूछेंगे कि इनमें से किस पार्ट में गलती है। तो आपको वो पार्ट गलती ढूंढना आना चाहिए कि इस सेंटेंस में क्या गलती थी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो पहले मैं आपको वर्ड्स ही सिखाता हूँ गाइज। ठीक है, तो मैं नहीं आपसे जज कर रहा। अब देखो आपने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है। ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से शुरू करते थे हम, और पता नहीं 12th क्लास और ग्रेजुएशन में जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़े। लेकिन आज भी वो मन में डर है कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश पता नहीं क्यों, मेरी इंग्लिश ऐसी नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें यूज़ करनी तो सिखा दी, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल पर्पस था या जो उसका यूजेज था कि हम डेली लाइफ में उसको यूज़ कर पाएँ, वो हम नहीं कर पाते, और इसीलिए मन में वो डर बैठा रहता है। लेकिन अब इसका वो डर निकालेंगे गाइस, देखना आज का लेक्चर पूरा सुनना आप, और आपको गारंटी देता हूँ आज के बाद ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्निकलिटी से कभी डर नहीं लगेगा। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा गाइस, उस कहानी की मदद से मैं आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ग्रामर बेसिकली होती क्या है। गाइस ये आपकी, अब ये मान के चलो, ये आपकी ग्रामर की बुक का पहला पेज है, इंडेक्स पेज है। इंडेक्स समझते हैं ना, जिसमें वो बुक में पहला पेज दिया होता है, जिसमें कंटेंट्स लिखे होते हैं हमारे, राइट। तो वो कंटेंट्स वाला पेज है ये, कि इसमें आप चैप्टर्स पढ़ के आपको ये समझ आएगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। इस बुक के आगे इंडेक्स क्यों दिया होता है पता है? अब बहुत बच्चे लगते हैं सर हाँ ये देखने के लिए कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है। नहीं गाइस, इंडेक्स एक पढ़ने वाली चीज़ होती है। जब तक आपको ये नहीं पता कि इस पूरी बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप जिस रैंडम डे पे, किसी डे पे आप कोई चैप्टर शुरू करोगे, इट वुड सीम इलॉजिकल टू यू कि आज ये क्या आ गया एकदम से। लेकिन अगर आपके सामने एक मतलब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या पढ़ोगे इसमें, तो आप रिलेट कर पाओगे जब हम इंडिविजुअल टॉपिक्स पे चलेंगे। तो अब जो हम आगे चलने वाले अगले 20 25 30 लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं, उसके लिए जो आज हम कर रहे हैं वो उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब शुरू करता हूँ गाइस। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ग्रामर के रूल सिखाऊंगा आज, ये कुछ सिखाऊंगा। मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन समझाऊंगा ग्रामर की, कि ग्रामर है क्या चीज़ और वो कैसे काम आएगी आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज समझने में या सीखने में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं गाइस? कुछ लगभग 3.5-4 लाख वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे, क्या आप क्या 3.5-4 लाख वर्ड आप याद कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? 3.5-4 लाख, हजार नहीं बोल रहा, लाख। नहीं सर, इम्पॉसिबल है ना। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते? नहीं गाइस। अब देखना हुआ क्या, मैं आपको बैकग्राउंड से स्टोरी समझाता हूँ। इंग्लिश इज द यंगेस्ट लैंग्वेज ऑफ दिस प्लानट। ये सबसे नई लैंग्वेज जो है ना इस दुनिया में, वो है इंग्लिश, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज। और वो क्यों बनाई गई थी? वो अलग अलग लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो करके, स्पेनिश, इटालियन, ठीक है, इंडियन, जर्मन का, अलग अलग लैंग्वेजेस से रोमन, उन्होंने वर्ड्स उठाए और उनको रिक्रिएट करके एक नई लैंग्वेज क्रिएट की उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब ट्रेड शुरू हुआ, मैं अब हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जब ट्रेड शुरू हुआ तो सबसे बड़ा बैरियर था लैंग्वेज बैरियर, कि भाई जो वहाँ के लोग यहाँ आते ट्रेड करने, उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी, हम वहाँ जाते ट्रेड करने तो हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। तो किसी ने समझा कि यार एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए दुनिया में, ताकि सभी लोग उसमें कम्युनिकेट कर पाएँ। और इस बुनियाद पे जन्म हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश वो क्रिश्चियन लैंग्वेज है। क्रिश्चियन लैंग्वेज नहीं है गाइस, क्रिश्चियनिटी बहुत पुरानी है उससे। इंग्लिश लैंग्वेज तो अभी आई थी कुछ 1500 1600 1700 साल पहले, ठीक है। तो ये अभी डेवलप हुई है कब? जब से ट्रेड डेवलप हुआ है, मतलब ब्रॉड लेवल पे ट्रेड, मतलब ग्लोबल लेवल पे जब ट्रेड होना शुरू हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को तब क्रिएट किया। अब जिन लोगों को ये समझ थी कि यार हम एक नई लैंग्वेज बना रहे हैं, तो इसको सिखाने के लिए हमें कोई तरीका समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए उन्होंने क्या बनाई? ग्रामर बनाई। अब आपको समझाता हूँ ग्रामर है क्या चीज़। गाइस, ग्रामर इज बेसिकली द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, कि जब आप उसके अंदर से उसको समझते हो। जैसे एक हिंदी होती है गाइस, हिंदी हम बोलते हैं, राइट, लेकिन जब हम बोलते हैं क्या हम व्याकरण सोचते हैं पीछे उसके? नहीं, क्योंकि हम इतनी बार बोल चुके हैं कि हम परफेक्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट उसमें। लेकिन व्याकरण भी तो हमने सीखी थी ना बचपन में, याद है कि ये संज्ञा होता है, ये सर्वनाम होता है, ये क्या बोलते हैं, क्रिया होती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी और उससे हमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आई और फिर हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई। अब हम यूज़ नहीं करते ग्रामर को, व्याकरण को, लेकिन हम इतना यूज़ कर चुके हैं लैंग्वेज को कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, हमने ग्रामर सीखी तो, लेकिन उसको इतना एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं किया कि हम उसको अपने डेली उसमें ला पाएँ। एक मतलब जैसे एक अनदर लैंग्वेज की तरह, जैसे हिंदी है ऐसे इंग्लिश को सीख पाएँ। लेकिन अब हम उसको एक दूसरी तरह से सीखेंगे, आसान तरीके से, जिससे आप उसको जितना आपने सीखा है ना, उसी को आप यूज़ करके आगे उसको बिल्डअप कर पाओगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3.5-4 लाख वर्ड्स हैं। तो जब ये लैंग्वेज बनी, तो जिसने लैंग्वेज बनाई ये उनको भी पता था कि यार कि इतने सारे वर्ड्स किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, इतने सारे वर्ड्स किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि भाई कोई इंसान इतने वर्ड याद नहीं रख सकता, राइट। तो अब कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे हम ये सीख पाए,
या जिससे हम ये समझ पाएँ कि यार कि कौन सा वर्ड क्या है। तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने एक तरीका सोचा। अब देखना क्या किया, जब इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स थे 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, इन सभी वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मतलब कैसे डिवाइड किया कि जो एक जैसे वर्ड थे वो एक कैटेगरी में डाल दिए, जो दूसरे वर्ड थे वो दूसरी कैटेगरी में डाल दिए। ऐसे उनके सेग्रीगेशन कर दी कि एक जैसे वर्ड एक कैटेगरी में डाल दो, दूसरे एक जैसे वर्ड एक कैटेगरी में डाल दो। ऐसे करके उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया उनको और 8 कैटेगरीज बनाई। और अब क्या कहा कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है ना, आपको सारे वर्ड्स रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये 8 कैटेगरी समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद आप इनको यूज करके अपनी हर वर्ड को सीख पाओगे। जो भी नया वर्ड आप सीखोगे आप इन्हीं की हेल्प से सीख जाओगे। और लेकिन और हमें बचपन से यही 8 कैटेगरीज बार बार रटाई गई हैं, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, वर्ब, राइट। लेकिन हमें अच्छे से अभी भी समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ वो बोर्ड पे लिखवा के रटाने की कोशिश की हमेशा। लेकिन आज मैं एक नए तरीके से सिखाता हूँ आपको, कि कहानी सुनाऊंगा और उसके हेल्प से आपको ये याद रखवाऊंगा। देखना जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। अब कहानी क्यों गाइस, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट में ज़्यादा काम नहीं करता, वो विजुअलाइजेशन से काम करता है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, अगर याद है ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, किया था हमने। या हम जब बचपन में वो प्लैनेट्स के नेम याद करते थे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, या रेनबो के कलर्स याद करते थे, विबग्योर ऐसे कुछ करके, वॉलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये भी एक इसी तरह का एक कहानी है जिससे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाओगे। ठीक है, तो अब कहानी शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना। कहानी का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, के मतलब जिन वर्ड से जुड़ के एक सेंटेंस बनता है वो पार्ट्स हैं कौन से। तो कहानी क्या है गाइस, अब ये समझ गए ना आपके। उन्होंने क्या किया, इंग्लिश, पूरी इंग्लिश डिक्शनरी को उन्होंने 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। कि मतलब जो एक जैसे वर्ड है वो एक कैटेगरी में डाल रखे हैं, जो दूसरे एक जैसे वर्ड है वो दूसरी कैटेगरी में, तीसरे एक जैसे वर्ड है वो तीसरी कैटेगरी में, और यूं करके 8 कैटेगरीज बनाई हूं। अब ये 8 कैटेगरीज को समझना है हमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइज। तो कहानी कैसे है, एक बार क्या होता है गाइस, एक बार ना कहानी सुनना गाइस, कहानी फिक्टिशियस है, मनगढ़ंत कहानी है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपकी ग्रामर समझने में बहुत हेल्प करेगी और रियलिटी से रिलेटेड है, थोड़ा आप इससे एसोसिएट भी कर पाओगे। तो होता क्या है गाइस, एक बार ना एक इंग्लिश की क्लास होती है, कहानी शुरू कर रहा हूँ। तो एक बार एक इंग्लिश की क्लास होती है और उस क्लास में टोटल 8 बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, समझना। अब वो 8 बच्चे कौन थे, यही जो 8 कैटेगरीज मैंने बताई ना आपको स्क्रीन पे, यही जो 8 कैटेगरीज जो मैं आपको अभी बता रहा था, इन्हीं 8 कैटेगरीज को मैं 8 बच्चे बना रहा हूँ इस क्लास में, ठीक है। तो ये एक इंग्लिश की क्लास थी, उसमें टोटल 8 बच्चे पढ़ते थे। अब यार बच्चे सब अलग अलग होते हैं, कुछ शरीफ भी होते हैं, कुछ शरारती भी होते हैं, कुछ हंसमुख भी होते हैं, कुछ चुपचाप बाहर रहने वाले भी होते हैं, ये भी ऐसे अलग अलग बच्चे होते हैं। तो जब देखो, जब ये अपनी अडोलसेंस में होते हैं, मतलब ये जो है ना, नई नई उनके अंदर वो एनर्जी और वो पूरे हॉर्मोन्स फ्लो कर रहे होते हैं, नए नए जवान हुए होते हैं, तो ये अडोलसेंस में होता है। तो एक दिन होता क्या है देखना, अभी 8 बच्चों की कहानी शुरू होती है, इसको सुनना आप ध्यान से और मजे लेना, इंजॉय करना, क्योंकि इसी से आप इसको याद रख पाओगे। तो एक दिन क्या होता है कि एक बड़ा शरारती बच्चा होता है क्लास में, वो क्लास में ना रिसेस में क्लास के सामने जाता है और सबके सामने खड़ा होकर बोलता है, यार भाई सुनो सब। सब चुप हो जाते हैं, उसको सुनने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। बोला हाँ भाई बोल। तो बोलता है, यार अब हम बड़े हो गए हैं कुछ, है ना, अब हम यार वो बच्चे तो नहीं रहे, अब हम 11th क्लास 12th क्लास में हो गए, तो कुछ बड़ों की तरह करना चाहिए। तो बोले हाँ यार बड़े तो हो गए हम। तो बोला यार ठीक है, फिर आज ना, आज से मैं अपना एक गैंग बना रहा हूँ। वो अनाउंस कर देता है कि आज से मैं अपना एक गैंग बना रहा हूँ। क्लास में गैंग होते थे सभी क्लास में, याद है गाइस। अरे वो गैंग मतलब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं कह रहा मैं, गैंग मतलब अपना अपना वो हम 4 इकट्ठे बैठेंगे, हम 2 इकट्ठे बैठेंगे, हम उधर इकट्ठे बैठेंगे, ये वो वाले गैंग की बात कर रहा हूँ, राइट। बैक बेंचर का गैंग, फिर ये वाला गैंग, वो वाला गैंग, तो ये गैंग की बात कर रहा हूँ। तो एक दिन एक बड़ा शरारती बच्चा होता है, वो क्लास में खड़ा होकर बोलता है, आज से मैं अपना एक गैंग बना रहा हूँ। वो शरारती बच्चा कौन था देखना, नाउट्स। अब नाउंस वो क्या बोलता है, वो उसका नाम था नाउंस। वो क्या बोलता है कि देखो भाई, मैं आज से अपना एक गैंग बना रहा हूँ, ठीक है। अब नाउंस होते क्या है देखना। अब सबने पूछा भाई तू क्यों गैंग बना रहे, तेरे पास क्या क्वालिटी है। तो नाउन ने बोला, देखो भाई पहले तो मेरा नाम समझो। नाउन बोलता है कि एन फॉर नाउंस, याद रखना गाइस, ये याद रखने की ट्रिक है, एन फॉर नाउंस, एन फॉर नेम्स। तो नाउन बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी नेम्स हैं, मतलब नेमिंग वर्ड्स हैं, किसी का भी नाम है, ठीक है, जो भी कोई नाम बताने वाला वर्ड है वो क्या है, एक नाउन है, और वो सब मेरे पास है। तो नाउन बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नेम्स हैं, वो सब मेरे पास हैं। तो बोला भाई नेम कैसे, थोड़ा बताओ। जैसे मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग, इसमें नाउन क्या है, रोहित। मैंने बोला रीना इज डांसिंग, इसमें नाउन क्या है, रीना। मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसमें नाउन क्या है, इंडिया। मैंने बोला चंडीगढ़ इज ए ब्यूटीफुल सिटी, इसमें नाउन क्या है, चंडीगढ़। अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री, नाउन क्या है इसमें, अमेरिका। द सन
ठीक है, द मून, मतलब कोई भी चीज का नाम है, मोबाइल, पेन, कार, कोई इंसान का नाम है, देखना गाइस, कोई भी इंसान का नाम है, कोई भी जगह का नाम है, कोई भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, चीज का नाम है, मोबाइल, कार, कंप्यूटर, फोन, हाउस, बिल्डिंग, रोड, व्हीकल, कुछ भी, कोई भी नाम है जो हमने रखा हुआ है वो क्या होता है, नाउन। कोई भी इंसान का नाम है, कोई भी जगह का नाम है, कोई भी वस्तु का नाम है, इवन बियॉन्ड दैट कोई भी इमोशन का नाम है, फीलिंग का नाम, फीलिंग्स के भी नाम होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, कोई भी इनविजिबल चीज का नाम है, चाहे एयर, गॉड, ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर, ऑयल, मैंगो, ट्रीज, एवरीथिंग दैट हैज अ नेम इज अ नाउन। तो नाउन सबसे ज्यादा, सबसे भारी भरकम, मतलब वजन रखने वाला, सबसे मोटा लड़का था क्लास का। तो वो क्लास में खड़ा होकर बोलते कि भाई इस इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी नाम है ना वो सब मेरे पास हैं, इसलिए मैं अपना गैंग बनाता हूँ। अब नाउन, ठीक है, अपना गैंग बना लिया। जैसे मैंने बोला रोहित इज वर्किंग, इसमें नाउन क्या है, रोहित। मैंने बोला रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, इसमें नाउन क्या है, रीना। मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसमें नाउन क्या है, इंडिया। राइट, समझ आ रहा है सबको? थम्स अप गाइस चैट बॉक्स में अगर समझ आ रहा है तो गाइस, और लाइक करते रहना अगर आपको समझ आए, मजा आए तो इसमें। अब देखना, तो होता क्या है, अब देखो मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसमें नाउन क्या है, आपने बोला सर इंडिया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इसमें कंट्री क्या है फिर? अगर इंडिया नाउन है तो कंट्री क्या है फिर? कंट्री नाउन है या नहीं है? मैंने बोला रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, इसमें रोहित तो नाउन है, ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन बॉय क्या है गाइस? बॉय नाउन है या नहीं है? है। मैंने बोला रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, इसमें रीना तो नाउन है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन गर्ल नाउन है या नहीं है गाइस? अब देखना, सर यहाँ पे बॉय, गर्ल और ये कंट्री नाउन है। यस। कैसे नाउन है सर? अब ये समझना गाइस, देखो नाउन की भी दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं, और इनके नाम में ही मतलब छिपा हुआ है, कुछ अलग से नहीं याद रखना। दो तरह के नाउन होते हैं, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन नाउन क्या होता है गाइस? कॉमन नाम से याद रखना, कॉमन जो सब यूज कर सकते हैं, जो सबके लिए कॉमन है, राइट। और प्रॉपर जो किसी एक का है, स्पेसिफिक। अब कॉमन नाउन क्या होता है गाइस? वो नाम जो सबके लिए यूज किए जा सकते हैं। और प्रॉपर क्या होता है? जो किसी एक के लिए यूज किए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अब देखना, क्या मैं अब सभी के लिए और किसी एक के लिए का मतलब क्या है? अब देखना गाइस, क्या मैं इस दुनिया में हर लड़के को रोहन बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन क्या इस दुनिया में हर लड़के को मैं बॉय बोल सकता हूँ? हाँ सर, यस। तो बॉय क्या हुआ, एक कॉमन नाउन, रोहन क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन। हाँ जी गाइस, क्या मैं हर लड़की को रीना बोल सकता हूँ? नहीं सर, हर लड़की को तो नहीं बोल सकते। लेकिन मैं हर लड़की को गर्ल बोल सकता हूँ। हाँ सर, ये तो ठीक है। तो गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन, और रीना क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। क्या मैं हर देश को इंडिया बोल सकता हूँ? नहीं सर। लेकिन क्या मैं हर देश को कंट्री बोल सकता हूँ? यस। तो कंट्री क्या हुआ, कॉमन नाउन, और इंडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। चाइना क्या हुआ, अमेरिका क्या हुआ, जापान क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, राइट। तो कोई भी नाम, ठीक है, दो तरह से आप समझते हो, एक कॉमन नाउन जो सबके लिए यूज होता है, और प्रॉपर नाउन जो किसी एक के लिए यूज हो सकता है। तो देखना गाइस, अपनी समझ से मुझे बताना। मैंने बोला क्या मैं हर शहर को चंडीगढ़ बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं क्या हर शहर को सिटी बोल सकता हूँ? यस। हाँ जी गाइस, क्या मैं हर गाड़ी को मर्सिडीज बोल सकता हूँ? नहीं सर। लेकिन मैं हर गाड़ी को कार बोल सकता हूँ? हाँ सर। तो मर्सिडीज या टाटा या महिंद्रा क्या है, प्रॉपर नाउन, जबकि कार क्या है, कॉमन नाउन। तो ऐसे समझना है इसको हमने, कि वो नाम जो हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं वो क्या होता है, कॉमन नाउन। और जो किसी एक के लिए यूज होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। क्या मैं हर फल को मैंगो बोल सकता हूँ? हर फल को एप्पल बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर फल को फ्रूट बोल सकता हूँ? यस। क्या मैं हर सब्जी को ब्रिंजल बोल सकता हूँ? नहीं। क्या अनियन बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर सब्जी को वेजिटेबल बोल सकता हूँ? यस। तो कॉमन और प्रॉपर का अब फर्क समझ आएगा आपको, कि कॉमन नाउन जो सभी के लिए है उस कैटेगरी में, और प्रॉपर जो किसी एक का होता है। चलिए जी, कहानी पे वापस आते हैं, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो नाउन क्या होता है गाइस? नाउन, एन फॉर नेम्स। कोई भी नेमिंग वर्ड है, कोई भी नाम है इस दुनिया में, चाहे वो किसी इंसान का नाम है, जगह का नाम है, चीज का नाम है, फीलिंग का नाम है, इमोशन का, किसी भी लिविंग, नॉन लिविंग, रियल, अनरियल सब्जेक्ट का, मतलब कोई भी रियल, अनरियल प्लैनेट का, सन, मून, जुपिटर, मार्स, ये सब क्या है, नाउन है गाइस। कोई भी नाम है, इंडिया भी नाम है, इंडिया हमारे देश का नाम है, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन।
राइट। तो नाम हर शहर का नाम है, हर इंसान का नाम है, तो नाम इतने करोड़ों करोड़ों, मतलब इतने नाम है, कोई कोई एंड नहीं है वैसे उसका, मतलब प्रॉपर नाउन का तो कोई एंड ही नहीं है। लेकिन हाँ, कॉमन नाउन है जो हम यहाँ पे सीख समझते हैं और देखते हैं, तो कॉमन प्रॉपर हमें समझ आना चाहिए। चलो जी, कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो एक बड़ा शरारती बच्चा था, इसने गैंग बना ली था अपना, कौन था? नाउन्स। लेकिन अब भाई एक गैंग बन गया क्लास में, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि इस क्लास में एक ही गैंग था? हुआ है कभी क्लास में एक ही गैंग था? नहीं, दूसरा तो आएगा। तो दूसरा, अब क्या होता है जब नाउन उधर अपना गैंग बना लेता है ना, तो दूसरा लड़का उधर खड़ा होता है, वो बोलता है ठीक है भाई, तू अपना गैंग बना रहा है तो इधर मैं अपना एक गैंग बनाता हूँ। वो कौन था गाइस? वर्ब। अब वर्ब बोलता है तू अपना गैंग बना रहा है तो इधर मैं अपना गैंग बना रहा हूँ। अब जैसे बच्चों ने नाउन से पूछा था भाई तेरे पास क्या है ऐसी क्वालिटी है कि तू अपना गैंग बना रहा है, वो बोलता है कि मेरा मेरे पास सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। अब फिर बच्चे वर्ब से पूछते हैं तू बता भाई तेरे पास क्या क्वालिटी है, तो वर्ब कहता है कि देख भाई, पहले तो सबसे पहले मेरे पास हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो वर्ब बोलता है कि सबसे पहले मेरे पास हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं गाइस? इनको अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में समझो तो इनका नाम होता है वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको ऑक्सिलरी कहाँ याद रहेगा, तो उनको एक सॉफ्ट सा नाम दे देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं गाइस? ये गिनती की 10 होते हैं सिर्फ, देखना कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल। अब विल एक मॉडल्स होते हैं, जैसे विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ये जो होते हैं ये सारे विल से ही बनते हैं। और बी, ये हैं गाइस गिनती के 10 वो वर्ड जिनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बहुत बच्चे को जब मैं पूछता हूँ ना, कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या डेफिनेशन है हेल्पिंग वर्ब की, बताइए क्या जवाब देते हैं? सर जो सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं या जो वर्ब की हेल्प करते हैं। ऐसा कि कोई हेल्प नहीं करती, इनके नाम पे मत जाओ, इनका एक्चुअली नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। इनका काम होता है गाइस सेंटेंस का टेंस बताना, ठीक है, कोई हेल्प हेल्प नहीं करती है। इनका काम होता है सेंटेंस का टेंस बताना कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। रोहित इज प्लेइंग, रोहित वॉज प्लेइंग एंड रोहित विल बी प्लेइंग। देखना तीनों सेंटेंस में रोहित और प्लेइंग सेम है, लेकिन किसने किसने बताया सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है? वॉज ने, इज ने और विल बी ने। समझ आ रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब्स का काम होता है किसी सेंटेंस का टेंस बताना कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है। तो वर्ब कहता है पहले तो मेरे पास क्या है, मेरी हेल्पिंग वर्ब्स। और अब ये तो गिनती की 10 ही थी, कहता है ये तो चलो कुछ है, लेकिन मेन जो है मेरे पास वो है कौन सी, मेरी एक्शन वर्ब्स। तो वो बोलता है मेरे पास एक तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो गिनती की 10 हैं, जो सेंटेंस का टेंस बताती हैं, मतलब किस काल से किस टेंस से बिलोंग करता है, पास्ट से, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। लेकिन मेन जो है वो है मेरे पास मेरी एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब क्या है, वो क्या कहता है भाई, क्या होती है एक्शन वर्ब? बोला कोई भी वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है, कोई एक्शन होता हुआ दिखाता है, कोई काम होता हुआ दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब्स। फॉर एग्जांपल रोहित इज रनिंग। हाँ जी गाइस, तो रोहित नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब होगी, और रनिंग क्या है यहाँ पे, एक्शन वर्ब। एक्शन होता हुआ बता रहा है आपको, दौड़ रहा है। रीना इज डांसिंग, कौन सा वर्ड है जो आपको एक्शन होता हुआ बता रहा है, डांसिंग। तो रनिंग, डांसिंग। हाँ जी, बॉयज आर प्लेइंग, कौन सा वर्ड है जो आपको एक्शन होता हुआ बता रहा है, प्लेइंग। तो प्ले क्या है, एक एक्शन वर्ब। शी वॉज ड्राइविंग। हाँ जी गाइज, क्या है एक्शन वर्ब इसमें, ड्राइविंग। तो ड्राइव क्या है, एक एक्शन वर्ब। तो कोई भी वर्ड जो आपको सेंटेंस में कोई एक्शन होता हुआ बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। अब ये भी बहुत होती हैं गाइज, रनिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, वर्किंग, डांसिंग, शाउटिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, वर्किंग, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, मतलब कितने बना लो, लुकिंग, वॉचिंग, कितने, मतलब हैं तो काफ़ी हैं आप जो समझते हो। ठीक है, तो अब हेल्पिंग वर्ब्स जो आपको सेंटेंस का टेंस बताती हैं, और एक्शन वर्ब जो किसी सेंटेंस में कोई एक्शन होता हुआ दिखाती हैं, जो कोई काम होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ही इज ड्राइविंग, शी इज वर्किंग, ही इज स्पीकिंग, दे आर टॉकिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर प्लेइंग, वी आर ऑब्जर्विंग, इंडिया इज डेवलपिंग। तो ऑब्जर्विंग, डेवलपिंग, वी आर परफॉर्मिंग, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज परफॉर्म्ड रियली वेल इन ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज परफॉर्म्ड रियली वेल, परफॉर्म्ड मतलब एक्शन वर्ब, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कोई भी वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा एक्शन वर्ब। तो
अब वर्ब ने बोला मेरे पास दो तरह के वर्ड्स हैं, एक तो गिने चुने 10 हैं हम, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो सेंटेंस का टेंस बताते हैं, और मेन है मेरे पास एक्शन वर्ब जो किसी सेंटेंस में कोई एक्शन होता हुआ बताते हैं। अब ये दो अपने गैंग के लीडर बन जाते हैं गाइस, कौन? एक नाउन और एक वर्ब। नाउन इधर बोलता है देख भाई मेरे पास मेरा नाम चलता है, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे नेमिंग वर्ड्स मेरे पास है तो मेरा नाम चलता है। तो वर्ब उधर कॉलर खड़े करके बोलता है ठीक है तेरा नाम है तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा काम है। तो वो बोलता है मेरा नाम चलता है, वर्ब बोलता है मेरा काम चलता है। तो बोलता है मेरा नाम है, तेरा तो नाम ही है, मेरे तो काम है, काम तो मैं करता हूँ सब। तो ये दो गैंग के अब लीडर हो जाते हैं, और अब होती है कहानी शुरू असली, देखना गाइस। अब गैंग बन गए, लेकिन गैंग एक एक से तो नहीं बनता, गैंग बड़े भी करने पड़ेंगे तभी गैंग होएगा ना, वो एक एक तो थोड़ी गैंग बनेगा। तो होता क्या है देखना गाइस, जब भी जैसे ही गैंग बड़ा करने की बारी आती है ना, तो किस्मत से पता चलता है कि नाउन का छोटा भाई भी इसी क्लास में पढ़ता था। नाउन का छोटा भाई, इसीलिए तो वो इतना कूद कूद के गैंग बनाने की बात कर रहा था, उसको पता था मेरा भाई है मेरे साथ। तो नाउन का छोटा भाई भी इसी क्लास में पढ़ता था, और वो कौन था? प्रो नाउन। अब याद रखने की ट्रिक देखना गाइस, नाउन से नाउन याद रह जाएगा, नाउन। और नाउन का छोटा भाई, भाई को हम क्या बोलते हैं? ब्रो बोल देते हो, ब्रो। तो ब्रो से याद रखना, प्रो ऑफ नाउन, ब्रो ऑफ नाउन, मतलब याद रखने की ट्रिक है बस कुछ ये ना। तो ब्रो ऑफ नाउन, प्रो ऑफ नाउन इज प्रोनाउन। तो नाउन का छोटा भाई ब्रो, तो नाउन के छोटे भाई का नाम क्या है? नाउन। नाउन, नाउन के छोटे भाई का नाम प्रोनाउन। तो जैसे श्याम घनश्याम, एक भाई के नाम लग रहे हैं ना, दोनों भाई हैं श्याम घनश्याम, ठीक है, सोहन मोहन, ठीक है। तो ये सोहन मोहन वाली कहानी है। तो ये नाउन प्रोनाउन ये दो भाई होते हैं, तो नाउन बड़ा भाई और प्रोनाउन छोटा भाई। तो वो भी उसके गैंग में आ जाता है। ऑब्वियसली यार, अगर छोटा भाई किसके गैंग में जाएगा? वो भाई के गैंग में जाएगा, तो उसके गैंग में आ जाता है। नाउन तो चलो, नाम तो समझ आ गया, प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन होते क्या है सर ये तो बताओ। अब देखना गाइस, छोटे भाई, मैंने छोटा भाई क्यों बनाया इसको देखना। जब भी घर में बड़ा भाई और छोटा भाई इकट्ठे होते हैं, हमेशा बड़ा भाई क्या करता है? छोटे को बोलता है छोटे सुन, मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, पीछे से संभाल लियो, मैं थोड़ा इधर जाके आ रहा हूँ मार्केट तक, तो पीछे घर पे ही रहियो, कहीं जाइयो मत, तो मेरी जगह पे, मतलब मेरी जगह पे आ जा। तो यही काम छोटे भाई का यहाँ पे होता है, कि जब भी सेंटेंस में से बड़े भाई को, मतलब नाउन को जाना होता है, वो अपनी जगह पे किसको लगा जाता है? प्रोनाउन को। जैसे रोहन इज प्लेइंग, अब देखना तीनों वर्ड्स को एक बार आइडेंटिफाई करना है। रोहन इज प्लेइंग, रोहन क्या है? नाउन, नाम है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, अभी अभी हमने किया था। और प्लेइंग क्या है? एक्शन वर्ब, किया था अभी अभी हमने। तो तीनों वर्ड क्लियर है हमें, रोहन इज प्लेइंग, रोहन नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग एक्शन वर्ब, राइट। अब रोहन जो नाउन है, मान लो इसको सेंटेंस में से जाना है, तो क्या है, रोहन की जगह पे हम ही लगा सकते हैं? रोहन इज प्लेइंग की जगह ही इज प्लेइंग बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। तो ही क्या हुआ यहाँ पे? एक प्रोनाउन। हाँ जी, रीना इज डांसिंग में, रीना नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग एक्शन वर्ब। अब रीना की जगह, अगर रीना को मान लो सेंटेंस से जाना है, तो क्या हम रीना की जगह शी लगा सकते हैं? हाँ सर। तो शी क्या हुआ? एक प्रोनाउन। अपने नाम के लिए क्या लगाते हो गाइस आप? आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग। तो आई, ही, शी, सामने वाले को क्या बोलते हो? यू। हमारे लिए क्या लगाते हो? वी। उनके लिए क्या लगाते हो? दे। और किसी नॉन लिविंग चीज के लिए क्या लगाते हो? इट। तो ये आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस। मतलब वो वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे यूज होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन। वी आर इंडियंस, वी क्या हो गया यहाँ पे? हम सबके नाम की जगह पे आ रहा है, तो क्या हो गया? प्रोनाउन। आई एम गोइंग टुमारो, आई मेरे नाम की जगह पे आ गया, तो क्या आई क्या हुआ? प्रोनाउन। ही इज कमिंग टुमारो, उसके नाम की जगह पे तो क्या लगा रहे हैं हम? ही। तो नाउन का छोटा भाई कौन? प्रोनाउन। जो क्या यू किस काम आते हैं किसी सेंटेंस में? नाउन की जगह पे, नाउन को रिप्लेस करने के लिए उनकी जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। क्या सर यही होते हैं, बस इतने ही होते हैं प्रोनाउन? 6-7 ही होते हैं? नहीं। आई का मी भी तो होता है, माई भी तो होता है, माइन भी तो होता है, माई सेल्फ भी तो होता है, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, यू, योर, योर्स, हिज, दे, देम, वी, अस, आर्स, ये सारे भी पढ़ेंगे, समझेंगे क्या हो कैसे काम करते हैं ये। ठीक है, ये टॉपिक बाय टॉपिक अभी करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको पहले दिन समझा रहा हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं आगे। ठीक है, ये वही कहानी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नाउन को छोटा भाई मिल गया, उसका गैंग बड़ा हो गया। ये देख के वर्ब को टेंशन होना लाजमी है कि भाई यार मैं गैंग उसका बड़ा हो गया, उसके पास तो भाई है, मेरे पास तो कोई भाई भी नहीं है। लेकिन वर्ब स्मार्ट बंदा होता है। वर्ब सोचता है यार क्या होगा, मतलब अगर भाई नहीं है तो क्या होगा, मैं किसी दोस्त को बुला लेता हूँ। वो एक दोस्त को बोलता है यार सुन मेरे गैंग में आ जा यार, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दियो, बिल्कुल भाई की तरह रहेंगे यार, मान जा भाई देख ले। अब उसका फ्रेंड था, वो उसका फ्रेंड मान जाता है। उसका फ्रेंड कौन था? देखना इस नाम से ही याद रहेगा आपको, एड वर्ब। हाँ जी गाइस, वर्ब से याद रह जाएगा। वर्ब से वर्ब क्लियर हो रहा है आपको? वर्ब और अपना काम भी खुद ही बता रहा है, क्या करना? ऐड करना।
तो ऐड वर्ब का क्या काम होता है, ये वर्ब का एक फ्रेंड होता है जो क्या काम करता है, ऐड करता है वर्ब में। ऐड, एडिशन वाला ऐड याद रखना गाइस, मैथमेटिक्स में जो हम करते हैं एडिशन वाला, तो ये इसका काम क्या होता है, ऐड करना। क्या ऐड करना, अब ये है क्वेश्चन, क्या ऐड करना, ऐड करना क्वालिटी इनटू वर्ब्स। के वर्ब्स में क्वालिटी है, वर्ब्स क्या थी गाइस हमारी, एक्शन वर्ब्स, राइट। तो एडवर्ब का काम क्या होता है, एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करना, ठीक है। तो एक्शन वर्ब का, एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करना, तो क्वालिटी ऐड करना कुछ समझ नहीं आ रहा सर, थोड़ा क्लियर करो, एक्सप्लेन करो। सुनना गाइस, देखना, मैंने बोला रोहन इज शाउटिंग, पहले तीन वर्ड लेते हैं, रोहन इज शाउटिंग, रोहन क्या है, नाउन, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, शाउटिंग क्या है, चिल्लाना, एक्शन वर्ब, राइट। तो रोहन चिल्ला रहा है, रोहन इज शाउटिंग। अब अगर इस सेंटेंस में मैं एक वर्ड ऐड कर दूं, रोहन इज शाउटिंग, और फिर मैं बोलता हूं रोहन इज शाउटिंग लाउडली। हाँ जी गाइज, लाउडली किसको बोला मैंने यहाँ पे, रोहन इज शाउटिंग लाउडली, क्या लाउडली है, रोहन लाउडली है या शाउटिंग लाउडली है, सर शाउटिंग लाउडली है। शाउटिंग क्या है गाइज हमारा, एक्शन, तो लाउडली क्या हो गया हमारा, एड वर्ब, वो उस वर्ब में क्वालिटी ऐड कर रहा है। कि एक तो मैंने बोला रोहन चिल्ला रहा है, और रोहन बहुत तेज चिल्ला रहा है, ये बहुत तेज किसको बोला मैंने, चिल्लाने को, चिल्लाना एक्शन था, और उसके अंदर मैंने क्वालिटी ऐड कर दी, उसको मैंने मतलब एक बेटर वे में इंप्रूव करके, क्वालिफाई करके प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ रीना इज डांसिंग, रीना इज डांसिंग, ठीक है, रीना नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब और डांसिंग एक्शन वर्ब। फिर मैंने बोला रीना इज डांसिंग ब्यूटीफुल्ली। हाँ जी गाइस, ब्यूटीफुली किसको बोला मैंने यहाँ पे, रीना को या उसकी डांसिंग को, डांसिंग को, डांसिंग क्या है, एक्शन वर्ब, ब्यूटीफुली क्या हो गया, एड वर्ब, ठीक है। रोहन इज ड्राइविंग, रोहन इज ड्राइविंग रैशली, रैशली गाड़ी चला रहा है, रैशली किसको बोला मैंने, रोहन को या उसके गाड़ी चलाने को, रोहन इज ड्राइविंग रैशली, रैशली किसको बोला हमने, ड्राइविंग को, ड्राइविंग क्या है, एक्शन वर्ब, रैशली क्या हो गया, एडवर्ब। हाँ जी, ही वॉज सिटिंग क्वाइटली, क्वाइटली क्या हो गया, एडवर्ब। देवर 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 टॉकिंग रूडली, रूडली क्या हो गया, एडवर्ब। ही वॉज प्लेइंग स्मार्टली, स्मार्टली क्या हो गया, एडवर्ब। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ब्रेवली किसको बोला हमने यहाँ पे, फाइटिंग को, कि बड़ी बहादुरी से लड़े, लड़ने को बोल रहे हैं ना, तो ब्रेवली क्या हो गया, एड वर्ब। तो कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करता मिलता है, तो क्वालिटी ऐड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एड वर्ब। तो एडवर्ब का काम क्या होता है गाइस, एक्शन वर्ब में, मतलब किसी एक्शन में, क्रिया में क्वालिटी ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, एड वर्ब। क्लियर हो गया, बड़ा सही दोस्त मिल गया उसको, वो भी बड़ा खुश है ना। लेकिन अब ये देख के नाउन को जेलसी हो जाती है, नाउन प्रोनाउन को बोलता है छोटे सुन इधर आ, बोला हाँ भाई, कहता है वो तो अपने से आगे निकल गया, बोला नहीं भाई आगे कहाँ निकला, हम भी दो वो भी दो, कहता नहीं नहीं यार हम तो एक ही हैं, तू और मैं तो भाई हैं, तेरे मेरी क्या है, कि मैं होता हूँ सेंटेंस में या मेरी जगह तू होता है, हम दोनों, या तो मैं हो जाता हूँ या मैं चला जाता हूँ तब तू आता है, मतलब हम दोनों में से कोई एक होता है ना सेंटेंस में, हम दोनों इकट्ठे तो नहीं आते। या तो रोहन इज रनिंग होता है या ही इज रनिंग होता है, दोनों इकट्ठे तो नहीं आ रहे। कभी ये तो नहीं बोलते रोहन ही इज रनिंग या रीना शी इज डांसिंग, दोनों इकट्ठे तो नहीं आते। लेकिन बोला वो तो दोनों इकट्ठे आने लग गए, वर्ब और एडवर्ब। बोला भाई कैसे, बोला देख ही शाउटिंग लाउडली, शाउटिंग ही प्रोनाउन है सिर्फ, तू अकेला है, लेकिन शाउटिंग और लाउडली दोनों इकट्ठे आ गए। रोहन वॉज ड्राइविंग केयरलेसली या रैशली, तो रोहन अकेला मैं नाउन हूँ, लेकिन वहां पे ड्राइविंग और केयरलेसली या रैशली दोनों आ गए। तो बोला आप समझ आए प्रोनाउन को, हाँ भाई वो आगे निकल गया हमसे। तो बोला छोटे कुछ कर, हमें भी उसकी बराबरी करनी पड़ेगी। तो प्रोनाउन क्या करता है, दिमाग लगाता है, ठीक है, कि यार कुछ तो होगा कुछ तो होगा, और वो और कुछ नहीं समझ आता, वो जाके सीधा क्या करता है, वर्ब की चीटिंग कर देता है। चीटिंग कैसे, बोला उसके दिमाग में आता है जैसा वर्ब एक दोस्त ढूंढ के लाया था ना, मैं भी वैसे दोस्त ढूंढ के ले आता हूँ जो हमारे अंदर क्वालिटी ऐड करे, जैसे वो उसके अंदर क्वालिटी ऐड कर रहा है, हमें भी एक ऐसे ही क्वालिटी ऐड करने वाला चाहिए। तो वो जाके एक फ्रेंड को बोलता है, कहता है सुन भाई देख मेरा दोस्त है तो मेरा भाई है, तो मेरे गैंग में आ जा, बस थोड़ी सी क्वालिटी ऐड कर दिया कर। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है और हाथ पैर जोड़ता है, पैर पड़ता है, आजा आजा आजा, और उसका वो दोस्त भी मान जाता है। अब देखना उसका वो दोस्त कौन था, सेम वैसे ही याद रखना जैसे हमने एडवर्ब को याद किया था, उसका दोस्त कौन होता है गाइस, एडजेक्टिव, ठीक है, वही नाम वही काम, बिल्कुल वही, ऐड से ऐड, जैसे हम यहाँ कर रहे थे ना एडवर्ब में, ऐड से ऐड, ऐड याद रखना, ऐड वर्ब मतलब क्वालिटी, वर्ब में क्वालिटी ऐड करना, एडजेक्टिव मतलब नाउन और प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करना। इसका भी काम क्या होता है एडजेक्टिव का, टू ऐड क्वालिटी इनटू, इस ये भी क्वालिटी ऐड करते हैं, लेकिन बस फर्क क्या है, ये नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं, ठीक है।
इनका काम है नाउन प्रोनाउन में किसी के नाम में क्वालिटी ऐड करना। अब सवाल उठता है सर किसी के नाम में कैसे क्वालिटी ऐड हो सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो बोला किसी के नाम में कैसे क्वालिटी ऐड होगी। मैंने बोला चलो देखना गाइस, मैंने बोला रोहन इज अ बॉय, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय। सेंटेंस देखना गाइस, मैंने बोला रोहन इज अ बॉय, रोहन नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, बॉय कॉमन नाउन, और फिर मैंने बोला रोहन इज अ स्मार्ट बॉय। स्मार्ट क्या हुआ गाइस यहाँ पे, एडजेक्टिव। किसको बोला स्मार्ट हमने, रोहन को। रोहन क्या है, नाउन, नाम है किसी का, तो स्मार्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, या इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल या ग्रेट क्या हुए, एडजेक्टिव। ठीक है। शी इज अ लेडी, शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी, इंटेलिजेंट क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव। ही इज अ सोल्जर, ही इज अ ब्रेव सोल्जर, ब्रेव क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो कोई भी वर्ड जो किसी में क्वालिटी ऐड कर, किसी के नाम में क्वालिटी अगर ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव। समझ आ रहा है गाइस। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाम में, किसी के नाउन में, जैसे मैं बोलता हूँ चंडीगढ़ इज सिटी, चंडीगढ़ इज ए प्लान्ड सिटी या डेवलप्ड सिटी, तो डेवलप्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। दिल्ली, दिल्ली इज अ सिटी, दिल्ली इज अ बिजी सिटी, या मुंबई इज अ सिटी, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो फाइनेंशियल क्या हुआ यहाँ पे, फाइनेंशियल कैपिटल, एडजेक्टिव। ठीक है। तो कोई भी वर्ड जो किसी में क्वालिटी ऐड करता है, इट वाज अ डे, इट वाज अ हॉट डे, ठीक है, इट्स अ फास्ट कार, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज अ डेडिकेटेड पर्सन, ही इज अ ब्रेव, सो ही वाज अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है, ही इज अ स्मार्ट गाय। तो ये सब क्या है गाइस, हमारे एडजेक्टिव्स। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाम में या किसी नाउन में या किसी प्रोनाउन में, ना प्रोनाउन मतलब उसी नाम की जगह पे ही लगा हुआ है, तो वो तो एक ही बात है, भाई बड़े भाई छोटे भाई हैं वो तो वो जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं जो वर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। समझ आ रहा है गाइस, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो जी, उसका भी गैंग बड़ा होगा, वो भी खुश। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब ट्विस्ट के बिना कहानी थोड़ी बनेगी। ट्विस्ट क्या आता है गाइस, देखना। सीक्रेटली पता चलता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, सीक्रेटली पता चलता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब बचपन के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे के चड्डी बड्डी थे, बिल्कुल लंगोटिया यार थे एक दूसरे के। लेकिन आज क्या हुआ, एक मतलब मिस कम्युनिकेशन से एक दोस्त उस गैंग में चला गया, एक दोस्त उस गैंग में चला गया। जब उनकी उनकी नजरें मिली आपस में, उन्होंने देखा अरे वो उस गैंग में बैठा है, वो उस गैंग में बैठा है। सबके सामने तो कुछ नहीं बोले वो, लेकिन जब वो स्कूल के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद शाम को पार्क में मिले, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, शाम को पार्क में मिलेंगे खेलेंगे, तो शाम को मिले तब जिक्र हुआ, कहते हैं यार तू उस गैंग में क्यों चला गया। बोला तू उस गैंग में क्या कर रहा है। बोला यार उसने मेरे को हेल्प करने के लिए बुलाया, मैं चला गया, रोने लग गया यार, वो हाथ पैर जोड़ने लग गया। बोला मेरे साथ भी यही हुआ, वो आया, उसने मेरे को बोला मेरी हेल्प कर दे, हम मर जाएंगे नहीं तो, मैं भी चला गया। बोला यार अब क्या करें, दो दो बेस्ट फ्रेंड्स अलग अलग गैंग में चले गए। बोला क्या करें, गैंग छोड़ दें। बोला ना यार, बोले बड़ी बेइज्जती होगी यार, सब बोलेंगे, क्लास में हंसेंगे, बोलेंगे ये आए थे बड़े गैंग वाले, ठीक है, एक दिन में छोड़ के भाग गए। तो बोला क्या करें, मतलब गैंग में रहे, लड़े एक दूसरे के साथ। बोला नहीं नहीं, लड़ना थोड़ी है, पागल है क्या, बचपन के दोस्त है, लड़ेंगे कैसे। तो बोला भाई करें क्या, ना लड़ सकते ना आपस में, ना ना गैंग छोड़ सकते, फिर कैसे चलेगा। तो बहुत दिमाग लगाते हैं और उनको एक आइडिया आता है, कहता है यार एक बात बता। बोला हाँ, कहते किसी को पता तो नहीं है ना क्लास में कि हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। बोला ना। कहता तूने किसी को बताया, कहता ना। तूने, कहता ना। कहता क्यों ना फिर ऐसा करें, एक तरीका है मेरे पास। उसके कान में बताता है क्या आइडिया है। कहता है ऐसा करते हैं, तू उस गैंग में बैठ, मैं इस गैंग में बैठता हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए यूं दिखाएंगे कि हम अलग अलग गैंग में हैं, लेकिन चुपके चुपके अंडर द टेबल एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। तू उधर की खबर मुझे बताता रहियो और मैं इधर की खबर तेरे को देता रहूंगा। बोला ये सही है यार, बड़ा मजा आएगा। तू उधर की उससे बताता रहियो, तो उधर मैं इधर की तेरे को बताता रहूंगा, और एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, और दिखाने में यूँ दिखाएंगे कि हम एक दूसरे के ऑपोजिट गैंग में बैठते हैं। तो बोला ये बनी बात। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम हैं बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन बैठेंगे अलग अलग गैंग में, ठीक है, तू उधर का काम करेगा, मैं इधर का काम करूंगा, लेकिन एक दूसरे की अंडर द टेबल चुपके चुपके हेल्प करते रहेंगे। वो कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे की, वो देखना गाइस, ध्यान से समझना। और ये समझ आ गया आपको, 90% ग्रामर समझ आ जाएगी। ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं गाइस, देखना। कोई भी वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, कोई भी वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, वही वर्ड अपने पीछे एल वाई लगा के दूसरे सेंटेंस में क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, वही वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है, वो अपने पीछे एल वाई लगा के दूसरे सेंटेंस में कैसे काम करेगा, एडवर्ब की तरह। देखना, स्मार्ट, एग्जांपल देता हूँ, एडजेक्टिव था स्मार्ट, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय, हमने ये किया था, स्मार्ट यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव। अब दूसरी तरफ एग्जांपल देखना, रोहन इज वर्किंग स्मार्टली, रोहन इज वर्किंग स्मार्टली। अब यहाँ पे स्मार्टली क्या हुआ, एडजेक्टिव या एडवर्ब,
अब यहाँ किसके लिए लग रहा है स्मार्टली? वर्किंग के लिए। तो स्मार्टली क्या हुआ? एडवर्ब। तो स्मार्ट एडजेक्टिव था, स्मार्टली उधर जाकर क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। देख रहे हो, एल वाई लगते ही क्या बन गया? वो एडवर्ब बन गया। ब्यूटीफुल, हाँ जी, रीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल किसको बोला हमने? रीना को। रीना क्या है? नाउन। ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। रीना इज डांसिंग ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली किसको बोल रहे हैं हम? उसकी डांसिंग को, एक्शन को। अब ब्यूटीफुली क्या हो गया? एल वाई लग गया उसके पीछे, वो क्या बन गया? एडवर्ब। हाँ जी, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर। ब्रेव किसको बोला हमने? ही को, सोल्जर को। तो ब्रेव क्या हुआ? एडजेक्टिव। द सोल्जर फॉट ब्रेवली। ब्रेवली क्या हो गया? एडवर्ब। तो गाइस देखना, कोई भी वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, वो अगल किसी दूसरे सेंटेंस में जाके क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। कैसे? एल वाई लगा के। देखना, स्मार्ट स्मार्टली, क्विक क्विकली, ठीक है, स्लो स्लोली, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, ओकेजनल ओकेजनली, रेगुलर रेगुलरली। बताओ गाइज, यस गाइज, कमेंट में करके बताओ मुझे, आपको कौन सा ऐसा एडजेक्टिव एडवर्ब ध्यान आ रहा है आपको, जल्दी से बता दो। स्मार्ट स्मार्टली, क्विक क्विकली, स्लो स्लोली, रैपिड रैपिडली, रैश रैशली, रूड रूडली, ठीक है, नाइस नाइसली, वाइज वाइजली, ब्रेव ब्रेवली, कावर्ड कावर्डली। ठीक है, हाँ जी गाइज, क्या समझ आ रहा है आपको? क्या कोई भी वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, वो अपने पीछे एल वाई लगा के क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो एक चीज समझ में आएगी कि 99% एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होते हैं। 99%, समझो गाइस, ये 99% का रूल है। ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है ना कि एडजेक्टिव में एल वाई ऐड कर दो वो एडवर्ब बन जाएगा, ये 99% एडजेक्टिव और एडवर्ब ऐसे काम करते हैं। तो मतलब वो एक ही वर्ड तो है, वही वर्ड एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगा दो, वही वर्ड एडवर्ब बन जा रहा है। तो इसीलिए वो बचपन के फ्रेंड थे कि एक दूसरे में सेम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन में वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो एक और दूसरी सिचुएशन में वो एडवर्ब बन जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस में एडजेक्टिव है एडवर्ब है? ये एल वाई वाली चीज तो है ही, ये तो है ही, लेकिन ये भी छोड़ दो, आपको अब कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में वर्ड किसके लिए लगा है। जैसे मैं बोलता हूँ, इंडिया इज एन अमेजिंग कंट्री। अमेजिंग किसके लिए लगा है ये देखना है आपने। इंडिया के लिए, इंडिया को बोला हमने अमेजिंग, तो अमेजिंग क्या है? एडजेक्टिव। एंड इंडिया इज परफॉर्मिंग अमेजिंगली। अब अमेजिंगली किसको बोला हमने? परफॉर्मिंग को, एक्शन को। तो अब अमेजिंगली क्या हो गया? एडवर्ब। समझ आ रहा है गाइस? हाँ सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही इज वर्किंग इंटेलिजेंटली। ठीक है, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज वर्किंग स्मार्टली। ठीक है, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर एंड ही फॉट ब्रेवली। ठीक है, तो ये ऐसे यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? चलो जी, गैंग बन गए थे, भाई इकट्ठा हो गया था, फ्रेंड मिल गए थे, फिर उनमें भी आपस में कुछ ट्विस्ट आ गया। लेकिन टोटल कितने बच्चे थे इस क्लास में, याद है? 8। ऊपर लिखा था ना हमने, 8 कैटेगरीज हैं टोटल इसमें। लेकिन अभी तक कितने बच्चे हुए? 1 2 3 4 5 ही हुए, तो बाकी 3 कहाँ पे हैं? और ये किसके गैंग में जाएंगे? अब सवाल ये उठता है। अब देखना गाइस, अब ये तो 3 बच्चे थे ना, ये शरीफ थे, ये बोला यार हमें किसी गैंग में नहीं जाना, हमें लफड़े में नहीं पड़ना, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब ये 3 शरीफ बच्चे कौन थे गाइस? सबसे पहला शरीफ बच्चा, प्रेपोजिशन। ठीक है, अब नाम में ही मतलब छिपा हुआ है, समझना गाइस। प्री पोजिशन। तो प्री पोजिशन, प्रेपोजिशन। कोई भी वर्ड जो आपको किसी की पोजीशन बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल देखना गाइस, मैंने बोला आई एम एट होम, 4 वर्ड हैं। किस वर्ड ने बताया कि मैं घर पर हूं? मेरी पोजीशन कौन बता रहा है? एट। शी इज इन द किचन, किसने बताया किचन में है वो? इन। आई एम आउटसाइड द हाउस, किसने बताया बाहर हूं? आउटसाइड। द बैग इज अंडर द टेबल, किसने बताया टेबल के नीचे है? अंडर। द वाटर टैंक इज अबव द रूफ या ओवर द होराइजन। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, किसने बताया मैं स्कूल को जा रहा हूँ? टू। या आई एम गोइंग टू दिल्ली, किसने बताया मैं दिल्ली जा रहा हूँ? टू। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, फ्रॉम। तो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, टू, असाइड, बिसाइड, अंडर, टुवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रू, बीनीथ, अंडरनीथ, पता नहीं और कितने हैं, रटे नहीं जाएंगे, समझे जाएंगे। इनका काम क्या होता है? किसी की पोजीशन बताना विद रिस्पेक्ट टू अनदर वर्ड। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्री। और प्री पोजीशन क्यों होता है गाइस? ये उस वर्ड से पहले आकर उसकी पोजीशन बताते हैं। प्री, प्री पहले। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम एट होम, तो होम से पहले आया और पहले यूज होके क्या बताया कि मेरी पोजीशन क्या है? मैं घर पर हूँ। तो मेरी बता रहा है कि मैं कहाँ लोकेटेड हूँ? घर पे। शी इज इन द लाइब्रेरी, किसने बताया लाइब्रेरी के अंदर है? इन। लाइब्रेरी से पहले आया और बता रहा है शी इज इन लाइब्रेरी, मतलब वो लाइब्रेरी के अंदर है। तो ये वर्ड क्या होते हैं गाइस? आपके
प्रेपोजिशंस, ठीक है। अब इसमें भी आगे हम करेंगे, दो कैटेगरीज होते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, ठीक है। वो भी अभी आगे जब टॉपिक करेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट ब्रॉडली समझना है। ये जो इन, ऑन, एट, बाय, विद, असाइड, बिसाइड, अंडर, टूवर्ड्स, अक्रॉस, ये क्या होते हैं आपके प्रेपोजिशंस, ठीक है। ये था पहला शरीफ बच्चा जो कहता है हमें किसी गैंग में नहीं जाना। दूसरा शरीफ बच्चा कंजंक्शंस, ठीक है। अब नाम से ही याद रखना गाइस, ये किस वर्ड से बना है, ये कनकरेंट जंक्शन। जंक्शन से याद रखना, जंक्शन करना क्या होता है गाइस, जंक्शन हिंदी में जंक्शन जो ट्रेन जंक्शन होता है, या इंग्लिश में जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो जंक्शन क्या होता है गाइस, जहाँ पे दो गाड़ियां आके जुड़ती हैं उसी को ट्रेन जंक्शन बोलते हैं, या जंक्शन जोड़ना। तो कंजंक्शन क्या होता है गाइस, कनेक्टर्स। सिंपल वर्ड्स में इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स, मतलब वो वर्ड जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं कनकरेंट जंक्शंस, तो कंजंक्शंस, ठीक है, हेंस द वर्ड कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन जो वर्ड जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड, ठीक है, एंड क्या काम करता है गाइस, ये और ये, तो जोड़ना, एंड, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, hence, altogether, instead of, in spite of, either or, neither nor, not only but also, although, yet, therefore, nonetheless, nevertheless, however, consequently, subsequently, in spite of, ये क्या है गाइस, और बहुत सारे हैं, रटे नहीं जाएंगे, सीखें समझे जाएंगे। कोई भी वर्ड जो आपको जोड़ने का काम सिखाता है, जोड़ने का काम दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट जंक्शन या कंजंक्शंस। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। तो जैसे पहले अभी मैंने कंजंक्शन के लिख दिया, ठीक है। ये क्या है हमारे प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल, तो मतलब एग्जाम्पल रटने नहीं है, आपको समझना है ताकि याद रह जाए। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं कंजंक्शन, जब हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है या कनेक्ट करना होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, अब अगर आप किसी किताब में देखोगे ना, बुक में जाओगे, तो ये जो 8th कैटेगरी है, यहाँ पे आपको दिया होता है इंटरजेक्शंस। अब मैं आपको ये लिखवा समझा देता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं इंटरजेक्शंस क्यों और यहाँ पे ये काम नहीं आते, वो भी बताऊंगा। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं गाइज, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होते हैं इंटरजेक्शंस, ठीक है। जैसे ये जो होता है ना, अलास, ठीक है, जिनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ब्रावो, हिप हिप हुर्रे, ये जो वर्ड्स होते हैं, अब ये गाइस क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, जो वर्ड्स हम अपने इमोशन को शो करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन बोल के नहीं, लिख के। जैसे आपने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मैं आपको लिखता हूँ ब्रावो, शाबाश, वेल डन, तो ये है इंटरजेक्शन। लेकिन गाइज ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये जो एग्जाम जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आती। तो ये अलास, ब्रावो, हे, हिप हिप हुर्रे, ये वर्ड्स हम इंग्लिश यहाँ पे पेपर में नहीं देखते, ये इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए मैं इस कैटेगरी को यहाँ से अब निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन खैर मैंने आपको बता दिया, किसी वर्ड के पीछे आपको ये लगा मिले ना, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो होता है, ये समझ जाना कि वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, मतलब इंटरजेक्शन है वो, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता। इसकी जगह पे मैं आपको एक और अलग सी दूसरी एक 8th कैटेगरी बताता हूँ जो आपको अब सीखनी है। वो तो 8वीं कैटेगरी कौन सी है जो आज के बाद हम याद रखेंगे, इस वो है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्लास का सबसे छोटा लेकिन सबसे किफ़ायती बच्चा, ठीक है। ये भी क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन सबसे छोटा क्यों, गिनती के सिर्फ 3 होते हैं, और सबसे किफ़ायती क्यों, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा रूल्स हैं इनके, ठीक है। तो आर्टिकल्स कौन से होते हैं गाइज, ए, एन और द, ये होते हैं आपके आर्टिकल्स, ठीक है। सीखे यूज़ करते हैं ना। अब थोड़ा सा आपको समझाता हूँ गाइज, मैं आपको इस कोर्स में कैसे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैं रूल्स पे फोकस करूंगा, ना कि आपके मतलब सॉरी, मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा, ना कि आपके रूल्स पे, ठीक है। रटाने पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप सीखोगे तो ही आप इसको यूज कर पाओगे अपने एग्जाम वाले दिन, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एन कहाँ यूज होता है, चैट बॉक्स में बताना मेरे को एक बार लिख के फटाफट से। एन, एन जो होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, आप आई थिंक 90% आप क्या लिखोगे, सर वॉवल्स के सामने। गलत, एन का वॉवल से कोई लेना देना नहीं होता। एन यूज होता है वॉवल साउंड्स के सामने, नॉट वॉवल्स, ठीक है। और वॉवल साउंड्स कौन सी हैं, पहली 4 तो वही हैं जो आपने सीखी हैं, अ, ई। अब देखो बेसिकली वॉवल साउंड्स इंग्लिश वाली नहीं होती गाइस, हिंदी वाली होती हैं, अ, ई, आई, ओ, ऊ, क्योंकि हिंदी में यू नहीं होता, ऊ होता है। तो वॉवल साउंड ऊ होती है, यू नहीं होती। लेकिन इंग्लिश में जब लिखवाते हैं तो क्या लिखवाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यू वॉवल साउंड नहीं है। एन वॉवल्स के सामने नहीं लगता, वॉवल साउंड्स के सामने लगता है। तभी आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, अ वन डे मैच बोलते हैं, जबकि 1 ओ से शुरू हो रहा है ना, अ वन डे मैच यही बोलते हैं। अ वन मैन आर्मी
यही सुना होगा। तो वन जो ओ से शुरू हो रहा है इसके सामने अ क्यों लग रहा है, एन क्यों नहीं लग रहा, ओ वॉवल है ना, ये देखो ये लिखा हुआ। लेकिन अब जब आप वन को प्रोनाउंस करके देखो एक बार, व वन, पहली साउंड क्या आ रही है, वी की साउंड आ रही है, वी वन, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया, अ। लेकिन वही देखना गाइस, वही ओ से शुरू होने वाला अनियन, इसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन अनियन। क्यों, अनियन बोल के देखो साउंड क्या आ रही है, अ की साउंड आ रही है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, एन। देखना, ही इज, दिस इज अ यूनिक बुक, या दिस इज अ यूनिक बिल्डिंग। अब यूनिक यू से तो वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके आगे अ क्यों लग रहा है, क्योंकि यूनिक बोल के देखो एक बार, य यूनिक, य की साउंड आ रही है। लेकिन वही यू से शुरू होने वाला अम्ब्रेला, इसके आगे एन लगता है। क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला बोल के देखो एक बार, अम्ब्रेला, तो अ, ई, आई, ओ, ऊ, ये 5 साउंड्स याद रखना आज के बाद। अगर कोई वर्ड इन साउंड से शुरू होगा तो उसके आगे एन लगेगा, नहीं तो एन नहीं लगेगा। बस आपको समझ आएगा हम एन आर अगो क्यों बोलते हैं। आर जो एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी हम एन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि आर जब आप बोलते हो ना तो एच साइलेंट होता है, पहली साउंड क्या आती है, आ, आर, तो इसलिए क्या लगता है, एन। ठीक है, यूनिवर्सिटी, हाँ जी गाइज, यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है, यू, लेकिन इसके आगे लगता है क्या है, अ यूनिवर्सिटी। क्यों, बोल के देखो, यू, य की साउंड आती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, अ। यूरोपियन, क्यों, यूरोपियन के आगे अ क्यों, जबकि ये शुरू तो ई से हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, बोल के देखो, यूरोपियन, यूरोप, इसलिए इसके आगे क्या आता है, अ। लेकिन आई केम बाय अ उबर या एन उबर, ऊ का एग्जांपल देता हूँ, आई केम बाय एन उबर, मैं एक उबर से आया हूँ। अब उबर है साउंड ऊ वाली, तो आपकी समझना आज के बाद इंग्लिश में, अब ये बचपन से बहुत ना कंफ्यूज किया जाता है, एन यूज होता है ए ई आई ओ यू के सामने, फिर बच्चा पूछता है सर मैम आर के सामने या ऑनरेबल के आगे एन क्यों लगता है, फिर मैम बताती है कि बेटा इसमें एच साइलेंट होता है ना। फिर हम बोलते हैं कि मैम यूनिक के आगे क्यों नहीं लगता, फिर मैम बोलती है ये तो एक्सेप्शन है, इसको रट लो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है guys, ये सब रटाई गई चीज़ें आपको। अगर कॉन्सेप्ट सिखाया गया होता ना, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अगर बचपन में सिखा देते अब तक तो हम परफेक्ट हो चुके होते। कितने बच्चों को होती है गलती का, ये सच बताना, यस या नो करके बताना चैट बॉक्स में कि ये दिक्कत आपको आती है या नहीं आती, किसके आगे अ लगाए या एन लगाए, आती है, यस। तो आपको आज के बाद कॉन्सेप्ट समझ आएगा, आपको वर्ड का पहला वर्ड नहीं देखना, सॉरी पहला लेटर नहीं देखना उस वर्ड का, आपको क्या देखना है, उसकी साउंड देखनी है। साउंड अगर अ ई आई ओ ऊ है तो वो लगेगा, तो क्या होगा, वो अ ई आई ओ ऊ की साउंड से है तो वो एन लेगा, अगर और किसी साउंड से है तो वो अ लेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ यूनानिमस, यूनानिमस, यू, य की साउंड आ रही है तो इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन, अ लगेगा। ठीक है, लेकिन ही इज एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल ओ, बेशक एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड आ रही है ओ की, तो क्या आएगा, एन ऑनरेबल मैन। ही was endowed with an honorary degree, an honorary degree, he is an heir to the throne। अब ये जो वर्ड होता है एयर, अब ये स्पेलिंग तो इसकी एच ई आई आर होती है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस, तो लेकिन ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है एयर। तो क्या लगता है, ही इज एन एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी, कि अपने पिता की जायदाद का वो इकलौता वारिस है। तो ये है कॉन्सेप्ट्स, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे ना जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन अगर रटने वाली बात है तो रट लो, किताबें बहुत है मार्केट में गई, जितनी रटी जाए आपसे, समझ आएगा इस। तो अब ये 8 कैटेगरीज हैं जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरली हर वर्ड आ जाता है, लिटरली समझना। ये जो मैंने आपको 8 कैटेगरीज बताई अभी, कौन सी, नाउन, नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब का फ्रेंड एडवर्ब, फिर नाउन प्रोनाउन का फ्रेंड एडजेक्टिव, फिर प्रेपोजिशन जो पोजीशन बताते हैं, कंजंक्शन जो जोड़ते हैं, और आर्टिकल्स ए, एन और द। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरली हर वर्ड इन 8 कैटेगरीज में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में आ जाता है। अब देखना गाइस, जैसे मैं बोलता हूँ द प्राइम मिनिस्टर गिव, यू नो, ये चलो, द आर्म्ड फोर्सेस गेव अ प्रेजेंटेशन येस्टरडे। ठीक है, तो अब देखिए कौन, अब देखो हिंदी तो समझ आ गई, लेकिन अब इसका मीनिंग समझ, इसका टेक्निकलिटी, द क्या है, आर्टिकल। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस प्रॉपर नाउन, ठीक है, गेव वर्ब, अ आर्टिकल, प्रेजेंटेशन नाउन, यस्टरडे कल के दिन को हम क्या बोलते हैं, यस्टरडे अगेन नाउन। समझ आ रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ शी इज राइडिंग अ बाइसिकल, शी इज राइडिंग अ बाइसिकल, शी क्या है हमारे यहाँ पे,
प्रोनाउन किसी नाम की जगह पे लगा हुआ है, प्रोनाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, राइडिंग एक्शन वर्ब, अ आर्टिकल और बाइसिकल कॉमन नाउन। We are working on a project. We, pronoun, are, helping verb, working, action verb, on, preposition, a, article, project, common noun. समझ आ रहा है गाइस? India is developing rapidly. India is developing rapidly. India, proper noun, is, helping verb, developing, action verb, rapidly, adverb. किसको बोला रैपिडली हमने? डेवलपिंग को, एक्शन को, एक्शन वर्ब को बोला डेवलपिंग को, तो रैपिडली क्या हो गया? एडवर्ब। समझ आ रहा है गाइस? तो अब अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ लेके चलोगे तो आप आज के बाद ग्रामर को कंट्रोल कर पाओगे, हर वर्ड को समझ पाओगे। आपने करना क्या है गाइस, जो आपने सीखा है इससे इसको याद रखना है, और जो भी आप डेली पढ़ोगे आज के बाद, ठीक है, उसमें आपको इसको इनकलकेट करना है। चाहे पेरिटोरियल पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, उसके हर सेंटेंस में देखो ये कौन सा वर्ड क्या है, इसमें ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ये अब अगर आप 4-5 दिन करोगे ना गाइस, आपकी ये परफेक्शन हो जाएगी इसमें, और आपको आज के बाद देखना कितना कॉन्फिडेंट फील होगा अपनी ग्रामर पे। और अब इसके बाद गाइस हम एक एक करके ये सारे टॉपिक कवर करना शुरू करेंगे जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। लेकिन एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ गाइस, ठीक है। इस कहानी में क्या हुआ था? एक बड़ा शरारती बच्चा था जिसने अपना गैंग बना लिया था। कौन था? नाउन्स। नाउन क्या कहता है? मेरे पास सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, नेम्स हैं। दूसरा गैंग किसने बनाया था? उधर वर्ब्स ने, ठीक है। वर्ब क्या कहता है? मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है और एक्शन वर्ब है, जो कोई एक्शन होता हुआ बताती हैं। फिर नाउन का एक छोटा भाई था प्रोनाउन, जो क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज हो जाता है, जैसे रोहित की जगह ही, रीना की जगह शी। फिर वर्ब ने एक फ्रेंड ढूंढ लिया था जो उसकी हेल्प करता है, क्वालिटी ऐड करता है उसमें। कौन? एड वर्ब, जो ऐड करता है क्वालिटी किसमें? वर्ब में। फिर इसी की चीटिंग करके नाउन प्रोनाउन भी एक दोस्त को ढूंढ लाए थे। किसको? वो भी वही क्वालिटी ऐड करता है किसमें? नाउन और प्रोनाउन में। क्या था उसका नाम? एडजेक्टिव। और 3 शरीफ बच्चे थे जो क्लास में किसी गैंग में नहीं जाते, जो इंडिपेंडेंट रहते हैं। बोलते हैं हमें लफड़े वफड़े में नहीं पढ़ना, हमें गैंगबाजी में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है चुपचाप। तो पहला शरीफ बच्चा प्रेपोजिशन, जो क्या बताते हैं? किसी की आपको पोजीशन बताते हैं। दूसरा शरीफ बच्चा कंजंक्शन, जो क्या बताते हैं? जोड़ते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या? आर्टिकल्स। कौन से? ए, एन और द। अब इनको बोला जाता है गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, जो वर्ड्स उसमें यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं। ये हैं 8 आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंस में यूज होते हैं एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। अब अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इन वर्ड्स को यूज कनेक्ट करके एक सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से आपकी ग्रामर शुरू कर रहा हूँ गाइज। तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना सेशन को, और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी सेशन आप मिस ना करो। हर रोज शाम को 4 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको ये सेशन मिलेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए और अपनी आगे की जर्नी के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और कैसे ग्रामर को हमें सीखना है इन ए प्रैक्टिकल मैनर। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइज, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। अपने फीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी है, हमें तभी पता चलेगा, हमें कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा कि हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से। तो एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, वॉज इट यूजफुल और नॉट, वॉज इट बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। और कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, मैं अगले लेक्चर में ज़रूर एड्रेस करूंगा उसको। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज, आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड। अगर आपको ये सारा कंटेंट, अगर आपको एक ही टाइम पे चाहिए कि सर हमें जल्दी कवर करना है, एक जगह से कवर करना है, तो आप क्या कर सकते हो? हमारे हमारी जो वेबसाइट है, आप अपने ब्राउज़र पे जाके सर्च करिए edutab.co.in, ठीक है। आप लैंड करेंगे हमारे होम पेज पे, और इस पेज पे आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए चाहिए। अब यहाँ पे ये हमारा लैंडिंग पेज है। अब यहाँ पे ऊपर ही जो टैब्स हैं इसमें कोर्सेज में आएंगे और नीचे बैंकिंग कोर्सेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे हमारा बैंक महापैक का एग्ज़ाम कोर्स दिखेगा जो हर एग्ज़ाम को केटर करता है आपके बैंकिंग के लिए। इसमें आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, हाँ ये रहा आपका कोर्स। ये 1 साल की वैलिडिटी के लिए है। इसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, 6 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो इस एक कोर्स से। तो जुड़ जाइए इस कोर्स में, आपको सारी ये कॉन्सेप्ट क्लासेस प्री रिकॉर्डेड मिलेंगी। आप अपने स्पीड से देख सकते हो, जब आपका मन करे तब देख सकते हो, आपको यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हर चैप्टर के साथ टेस्ट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसके साथ मेंटरशिप है। कोई डाउट आए मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
मिलेंगे और आपकी मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेड मेंटरशिप मिलेगी और आपकी जो क्वेरी रेजोल्यूशन है वो मिलेगा आपको. सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रेपरेशन फॉर ऑल योर बैंकिंग एग्जाम्स. और वी आर ऑफरिंग फ्लैट 60% ऑफ एट दिस मोमेंट. ठीक है, तो द कूपन कोड इज bank60. यू कैन गो एनरोल योरसेल्फ. द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन गाइस. जरूर बताइएगा आप फीडबैक में आपको सेशन कैसा लगा. अगर आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स व्हिच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys. Stay safe, stay healthy, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. ऐसे ही सेशन हर रोज आते रहेंगे और आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करते रहेंगे. तो हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू.